Hello, hi, and welcome everyone. My name is Vishal and I welcome you all to Whiskers Academy. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 7th की सिविक्स के चैप्टर 1 के बारे में, जिसका नाम है ऑन इक्वालिटी, समानता जिसे हम कहते हैं। जब हमें इस चैप्टर के बारे में बताया जाता है या फिर हमें समझाया जाता है, तो पहली चीज हमारे नजर में या हमारे ख्याल में ये आनी चाहिए कि व्हाट इज इक्वालिटी। ये इक्वालिटी है क्या जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं? क्या चीज है ये? कहां से इसका डेरिवेशन हुआ? किसने सोचा कि इसका नाम इक्वालिटी होना चाहिए? तो आज इन सारी चीजों को हम कवर करते हुए समझेंगे कि इक्वालिटी क्या होती है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इसके लिए जो है प्रावधान किए गए हैं, और कैसे ये इनइक्वालिटी को समाप्त करने के लिए आई थी, और आगे ढेर सारी चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इक्वालिटी, समानता क्या है? तो देखिए, समानता लोकतंत्र का मूल आधार है। मतलब जो इक्वालिटी है वो एक बेसिक है डेमोक्रेसी का। मतलब अगर आप किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, अगर आपको एक डेमोक्रेसी को बहाल करना है, स्थापित करना है, तो वहां इक्वालिटी बहुत जरूरी है। वह एक बेसिक नीड जिसको कहते हैं कि वो एक बेसिक नीड है उस चीज के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। यह एक ऐसा उच्च आदर्श है जिसको प्राप्त करने के लिए इतिहास में अनेक संघर्ष हुए। प्राचीन काल में समानता का अभाव था, क्योंकि उस समय दास रखने की प्रथा प्रचलित थी और दास प्रथा को प्राकृतिक माना जाता था। अब यहां एक चीज आपको समझने की बहुत जरूरत है कि जो स्लेव कल्चर था, जैसे यहां कहा गया है कि प्राचीन काल में समानता का अभाव था क्योंकि वहां दास रखने की प्रथा थी। तो जो स्लेव कल्चर था वो एक्चुअली इंडियन कल्चर नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि आप एंशियंट इंडिया में जब जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि इंडिया में स्लेव्स कंपैरेटिवली जो वेस्टर्न कल्चर है वहां से बहुत कम था ये कल्चर यहाँ। तो यहाँ स्लेव कल्चर की बात की जा रही है क्योंकि स्लेव कल्चर यूरोप और अमेरिका जैसे मतलब वेस्टर्न कल्चर में ही स्लेव कल्चर का बहुत ज्यादा महत्व था, वहीं पे स्लेव्स ज्यादा थे। फिर आगे है कि समानता का साधारण अर्थ सभी व्यक्तियों की प्राकृतिक समानता है, लेकिन इस प्रकार की समानता किसी समाज में संभव नहीं हो सकती। संक्षेप में समानता का अर्थ है कि सभी व्यक्ति समान है, सभी के पास साथ समान व्यवहार होना चाहिए और सभी को समान वेतन मिलना चाहिए। तो यहां पे यही कहा गया है कि व्हाट इज इक्वालिटी। तो यहां पे बताया जा रहा है कि समानता क्या है? सभी व्यक्ति समान है। मतलब आपकी सोसाइटी में, आपकी कंट्री में, या आप पूरे वर्ल्ड में जितने भी व्यक्ति हैं सब समान हैं। सबके साथ इक्वल जो बिहेवियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई गरीब है उसके साथ अलग बिहेवियर हो, कोई अमीर है उसके साथ अलग बिहेवियर हो। बिहेवियर जो है सबके साथ इक्वल होना चाहिए, मतलब पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए। और समान वेतन मिले, मतलब कि अगर कोई पुरुष या कोई स्त्री एक काम को ही कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुरुष को उसी काम के लिए ज्यादा वेतन मिल रहा है और स्त्री को कम मिल रहा है। तो वेतन भी समान होना चाहिए। अब आगे देखिए क्या कहता है। समानता का अर्थ समरूपता या एकरूपता नहीं, तथा इसका अर्थ संपूर्ण समानता भी नहीं। समानता का अर्थ है कि सब व्यक्तियों को समाज में अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो। अब देखिए, ये एक लाइन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि समानता का अर्थ है कि सब व्यक्तियों को समाज में अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो। मतलब इक्वलिटी यहां पे ये बताई जा रही है कि इक्वलिटी एक अपॉर्चुनिटी है। इक्वलिटी एक अपॉर्चुनिटी है जो सभी लोगों को अपनी डेवलपमेंट करने के लिए प्राप्त होनी चाहिए। समानता व्यक्तिगत नहीं बल्कि समाज के संदर्भ में व्यक्ति की स्थिति के आधार पर, सामाजिक आधार पर देखी जानी चाहिए। यहां ये कह रहा है कि इक्वलिटी जो है वो इंडिविजुअल बेसिस पर नहीं देखनी चाहिए कि आप और हम इक्वल हैं या ऐसे हैं। यहां बात हो रही है कि जो पर्सन है या जो सोसाइटी में जो डिफरेंट इंडिविजुअल है, उनकी सोसाइटी में जो स्थिति है, मतलब जो स्टेटस है, जो करंट उनका जो है, एक तरीके से ये कहिए कि जो उनको एक तरीके से जो स्टेटस प्राप्त हो रहा है, उसकी जो स्थिति है उस समाज में, तो उस सामाजिक आधार पर जो है उसे कितनी वरीयता मिल रही है, उसे कितनी आजादी है, उसे कितनी समानता का अनुभव हो रहा है,
इस चीज को समझना और इस चीज को आगे बढ़ाना ही समानता इक्वलिटी है। जैसे इस पे इसको और बेहतर समझने के लिए आप अपनी बुक में जब आप बुक खोलते हैं तो वहां पे एक स्टोरी दी गई है जिसमें कांता के बारे में बताया गया है, जो एक डोमेस्टिक वर्कर है। कांता वोट करने जाती है। अब मैं इसे इस कहानी को इस वजह से एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि यहां पे एक लाइन है कि समानता व्यक्तिगत नहीं बल्कि समाज के संदर्भ में व्यक्ति की स्थिति के आधार पर, सामाजिक आधार पर देखी जानी चाहिए। मतलब कि एक व्यक्ति समाज में क्या कार्य करता है, कहाँ रहता है, कैसा इसका सोसाइटल स्ट्रक्चर है, कैसा उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, उसमें उससे कितनी आज़ादी है, उसे उसमें कितनी समानता का अनुभव हो रहा है, इससे रिलेटेड है। तो इसीलिए इस टॉपिक को मैं जो है आपके सामने पहले रखता हूं। तो जब आप बुक खोलते हैं अपनी सिविक्स की पहला चैप्टर आप पढ़ते हैं इक्वालिटी पे, तो एक स्टोरी है जिसमें कई सारे पिक्चर बने हुए हैं और वहां कांता है, गई है वोट देने वोट के दिन। बहुत लंबी लाइन है। कांता जिस घर में काम करती है जैन साहब के, वो भी उसी लाइन में लगे होते हैं लेकिन कांता से कहीं पीछे खड़े होते हैं। तो इस पे कांता बड़ी खुश होती है देख करके कि मैं जहां काम करती हूं वो भी आए हैं वोट देने और मुझसे पीछे खड़े हैं। तो चलिए एक चीज तो यहां हो गई कि यहां इक्वलिटी है क्योंकि वोट देने में चाहे कोई गरीब है या अमीर है, अच्छा है या बुरा है, किसी भी कास्ट का है, किसी भी शेड्यूल का है, किसी भी रिलीजन का, उसे वोट देने का अधिकार है, वहां इक्वलिटी है। तो ये तो एक तरीके की इक्वलिटी हुई। लेकिन अब वहीं पे देखिए आगे जब कांता चलती है, कांता जब जाती है अपने घर तो उसकी बेटी बहुत बीमार रहती है। तो वो अपनी बेटी को दवा दे करके कहती है कि मैं शाम को आऊंगी तो तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊंगी क्योंकि अभी तो मुझे जाना पड़ेगा जैन साहब के यहाँ काम करने। कांता जाती है जैन साहब के यहाँ, काम करती है, उसे छुट्टी मांगती है अपने मालकिन से और कुछ एडवांस पैसे मांगती है। तो उसकी मालकिन देती है पर कहती है देखो कांता इसकी आदत तुम मत डालना। फिर कांता दिन भर के थके मारे काम से आती है और अपनी बेटी को लेकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाती है जहां उसे काफी लंबी वहां फिर लाइन मिलती है। वहां उसको वो दिखाती है, इलाज कराती है, जाती है। अब यहां देखिए समझने वाली बात क्या है, इसे इक्वलिटी से क्यों जोड़ा गया और इसे आपकी कहानी में या आपकी बुक में क्यों रखा गया है। कांता जो डोमेस्टिक वर्कर है, बात करते हैं इक्वलिटी की हम कि सभी लोग इक्वल हैं, लेकिन क्या अगर कांता की जगह जैन साहब का बच्चा बीमार होता तो क्या जैन साहब अपने ऑफिस जाते और ऑफिस से आने के बाद अपने बच्चे को दिखाने ले जाते? नहीं। तो जैन साहब या ऑफिस जाते या फिर वो बिजनेस करते थे तो अपने बिजनेस जाते? नहीं, क्योंकि वो उस समय अपने बच्चे को वरीयता देते क्योंकि उनके पास ये लेवरेज है कि वो ना जाए तो भी उनका काम चलेगा। बट कांता के पास तो ऐसा कोई लेवरेज नहीं है, कांता को तो काम करने जाना ही जाना है। तो यहां कैसी इक्वलिटी हुई? क्या इक्वलिटी इंप्लीमेंट हुई? तो हम कह सकते हैं कि नहीं, उस हद तक नहीं इंप्लीमेंट हो पाई क्योंकि कांता और जैन साहब दोनों एक ही स्थिति में थे। लेकिन जैन साहब को ये इस स्थिति की ये लेवरेज थी कि उनके पास धन था और वो आर्थिक रूप से कांता से ज्यादा मजबूत थे। तो उस समय वो अपने बेटे को तुरंत हॉस्पिटल ले जा सके। वो गवर्नमेंट नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए जहां उसका इलाज अच्छे से हो गया। तो यहां पे आपको समझ में आएगा कि इक्वालिटी यहां पे डिवाइडेड हो गई कि इक्वालिटी तो है, समानता तो है, बट वो समानता नहीं जो जैन साहब और कांता दोनों को मिलनी चाहिए थी। तो यहां पे समानता इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से इक्वालिटी से जो है पार्शलाइज्ड हो गई। तो ये कई सारी चीजें हैं कि कैसे इक्वालिटी को आप भिन्न भिन्न रूपों में देख सकते हैं, भिन्न भिन्न जगहों पे उसे समझ सकते हैं कि कैसे कैसे स्टेजेस में इक्वालिटी को इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। तो पहला जो इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का कि व्हाट इज इक्वालिटी, तो मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वालिटी समानता की बात क्या हो रही है। समानता सामाजिक संदर्भ में देखी जा रही है, सोसाइटल स्ट्रक्चर के बारे में देखी जा रही है, टू डू वर्क और भिन्न भिन्न प्रकार के, मतलब व्यक्ति के सामाजिक स्तर को देखते हुए भी उसके सामाजिक आधार पर समानता की बात की जा रही है। अब आगे चलते हैं, हम ये देखते हैं कि ये तो हुआ कि समानता कैसे आई। अब ये समझते हैं कि समानता इक्वलिटी का उदय कैसे हुआ, कैसे ये चीज लोगों के जहन में आई कि नहीं भाई अब समानता हमें चाहिए, हमें इक्वलिटी चाहिए।
तो बात हो रही है यहाँ पे 1789 की फ्रांस की क्रांति की, जिसमें समानता के विचार का प्रतिपादन तो हुआ ही, तथा यह आधारभूत समानता की विचारधारा का समर्थन भी करता था। जब फ्रांस की क्रांति हुई तो उसके 3 नारे थे, समानता, बंधुत्व और तो फ्रांस की क्रांति जो होती है उसके 3 आदर्श वाक्य थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। यह क्रांति हुई थी फ्रांस में जो है समानता की स्थापना के लिए, स्वतंत्रता के उदय के लिए कि हर इंसान को स्वतंत्रता का अधिकार हो, और काफी चीजें ये आपको आगे पढ़नी है। बट यहां पे हम ये समझते हैं कि इक्वलिटी मतलब समानता का उदय हुआ कैसे, तो वो होता है फ्रांस की क्रांति से। अब दूसरा स्टेज एक और है इसका कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा मतलब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 10 दिसंबर 1948 को हुई, और इसी के तहत यह कहा गया कि सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र हैं तथा नैतिक गरिमा और अधिकारों में समान हैं। तो अगर बोला जाए कि हिस्ट्री में मतलब पहले के समय में समानता से रिलेटेड जो है ऐसे क्या काम हुए जहां से समानता को लोगों ने मतलब एक बहुत ही ऐसा है कि समानता को लोगों ने ये समझा कि नहीं, अब दिस इज वेरी एसेंशियल फॉर सोसाइटी, कि नहीं ये चाहिए ही चाहिए, और उसके लिए काफी संघर्ष भी हुए। तो ये ऐसा सोसाइटी में क्या हुआ, तो 2 कारण मुख्यतः आपको पता होने चाहिए, 2 इंसिडेंट। पहला की 1789 की फ्रांस की क्रांति, 1789 की फ्रांस की क्रांति, जहां तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा देते हुए इस क्रांति का आगाज होता है। और दूसरा 1948 में जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होता है, जहां पे कहा जाता है कि हर मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है और नैतिक गरिमा और अधिकारों में समान है। तो 2 टॉपिक इस टॉपिक से रिलेटेड, इक्वलिटी से रिलेटेड हमने समझे अभी तक। पहला ये कि व्हाट इज इक्वलिटी, समानता क्या है। दूसरा ये है कि इक्वलिटी का उदय कैसे होता है। अब इस चैप्टर में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा आपको मिलता है कि इक्वल राइट टू वोट। जैसे अभी हमने स्टोरी सुनी थी कांता की, कांता भी थे, जैन साहब भी थे और काफी सारे लोग थे। तो वहां इक्वल राइट टू वोट की बात हुई कि जैन साहब और कांता दोनों को इक्वल राइट टू वोट का अधिकार दिया गया है। अभी इक्वल राइट टू वोट क्या है थोड़ा इसे समझ लेते हैं। तो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. अब यहाँ पे यही कहा गया है कि एक लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री में, इंडिया जैसे, हर वह इंसान जो 18 साल से ऊपर का है, वो किसी भी जो है रिलीजन का हो, ठीक है, कितना भी पढ़ा लिखा हो, किसी भी कास्ट से हो, वो गरीब है या अमीर है ये फर्क नहीं पड़ता, उसे वोट देने का अधिकार है। और ये सारी चीजें जो है आप क्लास 6 के अपनी सिविक्स की बुक में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में आपने पढ़ चुका है कि ये क्या होता है। और द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी बिकॉज इट स्टेट्स दैट एवरी एडल्ट इन अ कंट्री irrespective of their wealth and the communities she or he belongs to has one vote। यही बात की गई है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो एक्चुअली में एक तरीके से आप ये कहिए कि इक्वलिटी को ही स्थापित करने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ले आया गया। क्यों? क्योंकि जब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की घोषणा हुई तो उसमें यह कहा गया कि 18 साल से ऊपर का हर एक इंसान, वो किसी भी दर्जे से आता हो, किसी भी रिलीजन से आता हो, किसी भी कास्ट से आता हो, किसी भी सामाजिक मतलब दर्जे से आता हो, गरीब है अमीर है वो फर्क नहीं पड़ता, अगर वो भारत का नागरिक है तो उसे 1 वोट देने का अधिकार है। वैलिड वोट उसका 1 वोट है। अब यहां पे पूरे देश को एक समान पृष्ठभूमि पे लाकर खड़ा कर दिया गया, एक जनरल ग्राउंड पे ला खड़ा कर दिया गया। जैसे आप दौड़ देखते होंगे, जब दौड़ होती है तो स्टार्टिंग पॉइंट हर खिलाड़ी का एक रहता है, चाहे वो पिछले साल का विनर रहा हो, चाहे उसके बगल में कोई ऐसा हो जो वर्ल्ड का विनर हो, और चाहे कोई ऐसा हो जो पहली बार उस दौड़ में भाग ले रहा हो। यह नहीं देखा जाता है कि उसके साथ दौड़ने वाला एक इंसान जो है वो पिछले साल का विनर है, दूसरा इंसान जो है वो विश्व चैंपियन है, और तीसरा जो है वो एक नया लड़का है जो दौड़ना अभी शुरू करता है।
सभी को एक समान ग्राउंड पे खड़ा किया जाता है और एक समान स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू किया जाता है। मतलब यहां इक्वलिटी है, यहां इक्वलिटी यह है कि सभी लोग समान है और दौड़ जब शुरू होगी तो एक स्टार्टिंग पॉइंट से ही दौड़ होगी। ऐसे ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जब आया तो यहां पे एक पृष्ठभूमि तैयार की गई इक्वलिटी के लिए कि भाई आप किसी भी कास्ट, सेक्स, रिलीजन से हो, आपका जो है सोशियो कल्चरल स्टेटस कुछ भी हो, आपका सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कुछ भी हो, बट यू आर इक्वल ऑन दिस बैकग्राउंड या ऑन दिस ग्राउंड। तो हमने समझा, देखिए आपको हर चीज यहां पे जो भी पढ़नी है वो इक्वलिटी से रिलेट करके ही पढ़नी है कि अगर ये चीज आई तो व्हाट डज दिस इफेक्ट ऑन इक्वलिटी, ए राइट टू इक्वलिटी। Right to vote was being implemented just to promote equality on the grounds of political level. You have to understand this कि right to vote is based on the idea of promoting equality on the basis of political status। मतलब यहां पे राजनीतिक रूप से देखिए कि वोट कास्ट करना एक राजनीतिक रूप से इक्वलिटी को स्थापित करने के लिए एक सीधी सी गवर्नमेंट की मुहिम थी। अब ऐसे ही अलग अलग बैकग्राउंड्स पे इक्वलिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग चीजें की हैं और उन सारी चीजों को हम समझते हुए इस चैप्टर को रैप अप करते हुए आगे चलेंगे। अब आगे देखिए, एक चीज बड़ी ही आपको मतलब इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि मैं ये कहना चाहूंगा कि ये आपके चैप्टर में मेंशन्ड नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन या आंसर या आगे भी आपके चैप्टर में इस लेवल पे क्लास 7 में आपसे पूछा जाएगा। बट चूंकि आप इक्वलिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको यह पता होना चाहिए कि अगर मैं इक्वलिटी के बारे में पढ़ रहा हूं, समानता के बारे में पढ़ रहा हूं, तो क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको प्रमोट करता है? और अगर करता है तो क्या ये स्टेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन में? क्या ये एक लीगल राइट देता है हमें कि इक्वलिटी के बारे में हमारे पास ये आर्टिकल्स हैं और हमें इनके बारे में जानना चाहिए, या फिर ये एक केवल मुख से कही हुई बात है? तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 to 18 जो है वो राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात करता है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा लिखा गया है कि आपके पास किस किस चीज की इक्वलिटी की बात इंडियन गवर्नमेंट कर रही है और किस किस चीज की इक्वलिटी आपके पास होनी चाहिए। तो आर्टिकल 14 पहला आर्टिकल है जो बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू ऑल पर्संस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब कि आर्टिकल 14 क्या करता है, ये चीज थोड़ी सी समझ लेते हैं कि सभी लोग कानून की समझ समान है। मतलब कोई अगर डीएम है, एक बात कर रहा हूं, कोई अगर एक डीएम है और कोई एक मजदूर है, अगर डीएम ने हत्या कर दी तो डीएम भी उसी लॉ प्रोसेस से गुजरेगा जिस लॉ प्रोसेस से एक मजदूर गुजरना है। और डीएम को जो लॉ प्रोटेक्शन मिलेगी कि भाई आप अपना वकील लग सकते हैं, वैसे ही एक प्रोटेक्शन मजदूर को मिलेगा। अगर मजदूर के पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट उसे लॉयर प्रोवाइड करेगी, बट वो उसका हक है कि उसे प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिले। तो ये हो गया आर्टिकल 14 कि सभी लोग इक्वल हैं बिफोर द लॉ और सभी को इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा लॉ का। अब आर्टिकल 15 करता है कि prohibits the state from discriminating against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex और place of birth। अब यह कह रहा है कि जो स्टेट है, स्टेट की बात कर रहे हैं, मतलब यहां पे कंट्री की बात हो रही है। जो स्टेट है वो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के ही केवल ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। आर्टिकल 16 करता है कि प्रोवाइड्स फॉर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन्स इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब यहां पे क्या बात कर रही है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जैसे कोई सरकारी नौकरी निकलती है तो वहां पे अप्लाई करने के लिए सभी लोग समान हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये किसी कास्ट का है या किसी रिलीजन का है या इसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो ये अप्लाई नहीं कर सकता है। दैट इज नॉट इम्प्लीमेंटेबल हियर। सो व्हाट डज आर्टिकल 26 स्टेट्स दैट every person in this country has the equal opportunity in public employment। अब आर्टिकल 17 क्या करता है कि abolition of untouchability, मतलब कि अनटचेबिलिटी को जो है अबॉलिश कर दिया गया और अब ये एक अपराध है। और आर्टिकल 18 बात करता है abolition of titles। तो ये आपके पास जो है ये 5 आर्टिकल्स हैं अपनी इक्वलिटी को लेकर के। अब आपके पास एक बड़ा ही गंभीर क्वेश्चन यहां होना चाहिए
कि सर व्हाट इज एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, आपने कहा तो व्हाट इज टाइटल्स, ये टाइटल्स हैं क्या, क्या मतलब है इन टाइटल्स का, किन टाइटल्स की हम बात कर रहे हैं। तो 2 मिनट हम उससे भी समझ लेते हैं। अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइटल्स, टाइटल क्या है। तो पहली चीज कहता है कि राज्य मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल यानी उपाधि को छोड़कर किसी और प्रकार की उपाधि नहीं देगा। अब टाइटल क्या है, टाइटल ये है कि जब गवर्नमेंट जो होती है आपको कोई एक उपाधि देती है, आप किसी भी क्षेत्र में कोई एक बहुत ही उत्तम काम करते हैं तो आपको एक उपाधि दी जाती है, या फिर किसी विदेशी राज्य से या फॉरेन कंट्री में अलग अलग कंट्रीज में उपाधियां दी जाती हैं। तो ये कहता है यहां पे उसी टाइटल्स की बात हो रही है। तो पहली चीज ये कहता है कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, जो आपकी कंट्री गवर्नमेंट है, वो मिलिट्री और एकेडमिक इन दो उपाधियों को छोड़कर किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दे सकती है। दूसरा कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं लेगा। और तीसरा ये कहता है कि लाभ का पद धारण कोई व्यक्ति राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकता। अब लाभ का पद धारण व्यक्ति क्या है कि जो भी व्यक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इंडल्ज है या उसमें सर्विस कर रहा है या किसी भी प्रकार से सरकार या उसी किसी तंत्र से जुड़ा हुआ है, वो बिना प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति के किसी भी फॉरेन कंट्री से कोई उपाधि नहीं ले सकता है। और फिर दूसरी बात यहाँ पे यही कही गई है कि लाभ के पद पर बैठे व्यक्ति राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बगैर ना कोई उपहार, ना कोई धनराशि, ना कोई अन्य वस्तु विदेशी राज्य से ले सकते हैं। तो ये था टाइटल्स के बारे में, आपने समझा कि व्हाट इज टाइटल्स, यहां हमने टाइटल्स के बारे में समझ लिया। अब हम बात करते हैं यहां पे अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी। अब अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी की क्या बात हो रही है, और इक्वलिटी की बात हो रही है तो यहां पे भी बात होगी कि अगर इक्वलिटी की स्थापना की हम बात कर रहे हैं तो इनइक्वलिटी क्या होती है इस पे। तो ये कह रहा है कि पीपुल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वलिटी इन डिफरेंट वेज। पहला है कास्ट सिस्टम, दूसरा है रिलीजियन, तीसरा है क्लास या बैकग्राउंड, और चौथा जेंडर। तो पहली चीज तो समझेंगे कास्ट सिस्टम की, कास्ट सिस्टम पे क्या बात होती है इक्वलिटी और इनइक्वलिटी की। देखिए कास्ट सिस्टम पे इक्वलिटी की बात यह है और इनइक्वलिटी की बात यह है कि सबसे बड़ी चीज होती है दलित। दलितों के साथ जो इनइक्वलिटी होती है, मतलब उनको कई सारे जो है चीजें आप पहले के जब आप इंडियन जो है सोसाइटी का आप पुरानी चीजें देखेंगे 90s के एरिया में या 20s के एरिया में, तो उनके साथ काफी सारी चीजें हुई हैं। तो कास्ट सिस्टम में दलित जो लोग थे उनको उनके साथ काफी इनइक्वलिटी हुई। इसको हटाने के लिए ही एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट लाया गया था। अब आपकी बुक में एक जो है छोटी सी लाइन दी हुई है कि दलित इज अ टर्म दैट सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूजेस टू एड्रेस देमसेल्व्स। अब यहां बताया गया है कि दलित कौन थे, कि दलित जो टर्म है वो यूज किया जाता है कि जो लोअर कास्ट के लोग थे, जो हमारे का कूड़ा कचरा उठाते थे और छोटे काम करते थे, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता था। और इस शब्द का मतलब क्या होता है, तो दलित मीन्स ब्रोकन। और उसमें आपकी बुक में लिखता है कि दलित मीन्स ब्रोकन एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर टू कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। मतलब दलित शब्द का अर्थ होता है ब्रोकन, और यहां से ये दिखाया जाता था, वो अपने आप को दलित इस वजह से कहना शुरू किए कि कैसे उनको अ पीरियड ऑफ टाइम के द्वारा जो है मतलब लगातार उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता गया है। अब इसी में एक चीज और हम सब समझते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी तो वो फेमस दलित राइटर थे और उनकी किताब थी जूठन। उसमें अपनी उन्होंने एक स्टोरी बताई है कि कैसे जब वो छोटे थे तो एक स्कूल में पढ़ते थे और उनसे जो है स्कूल का जो है जो मास्टर थे वो पोछा झाड़ू करवाते थे। कई दिनों तक ये किस्सा चलता गया, उनसे झाड़ू पोछा होता रहता था, वो पूरे स्कूल में झाड़ू पोछा करवाते थे, बड़ा ही कष्ट होता था उनको। और उन्हें क्लास में भी सबसे पीछे बैठाया जाता था किनारे। और ये सिलसिला ऐसे चल ही रहा था कि एक दिन उनके पिताजी आते हैं, जब मतलब स्कूल से जा रहे थे और अपने बेटे को देखते हैं पोछा लगाते हुए, बड़े ही नाराज होते हैं और टीचर से कह के जाते हैं कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे कह के जा रहा हूं कि इसके जैसे और आएंगे और यहीं आएंगे और यहीं पढ़ेंगे। तो एक स्टोरी तो ये हो गई कास्ट सिस्टम पे कि कैसे दलितों के साथ इनइक्वलिटी होती थी और उसको खत्म करने के लिए एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट लाया गया, जिसके थ्रू कास्ट पे होने वाली इनइक्वलिटी को कुछ हद तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रोका है। दूसरी बात करते हैं रिलीजन पे इनइक्वलिटी कैसे होती है। रिलीजन पे देखिए इनइक्वलिटी की एक कहानी आपके बुक में ये भी लिखी हुई है कि मिस्टर एंड मिसेज अंसारी रहते हैं और वो शहर में आते हैं
अपने लिए रेंट का रूम ढूंढते हैं, उनके पास पैसा रहता है, ऐसी कोई बात नहीं रहती है, तो एक ब्रोकर को खोजते हैं और रूम रेंट के लिए करते हैं। वो जब पहली जगह जाते हैं रेंट देखने, तो वहाँ की मालिक देखते हैं मिस्टर और मिसेज अंसारी को भी घर पसंद आ जाता है, और बाद में जब नाम बताते हैं तो उनकी मालिकिन कहती हैं छोटा सा नाटक बना करके कि नहीं भाई, और इस बिल्डिंग में जो है कोई नॉनवेज नहीं खाता, इस वजह से मैं नहीं दे पाऊंगी। और हास्यास्पद बात यह है कि मिस्टर और मिसेज अंसारी को सेकंड घर, नेक्स्ट घर, मतलब अपने नेबर के यहाँ से मछली की आवाज मतलब महक आती है। ऐसे ही कई सारे बार घर देखते हैं, तो ब्रोकर रहता है, वो कहता है कि ऐसा है आप अपना नाम बदल दीजिए, नाम से दिक्कत हो रही है। लेकिन मिस्टर और मिसेज अंसारी ये चीज़ नहीं करते हैं, और कुछ दिन बाद फाइनली उन्हें घर मिल जाता है। तो यहाँ इस कहानी से क्या कहा गया कि रिलीजन के बेस पे भी जो है इनइक्वालिटी होती है। इसको भी एबॉलिश करने के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट लाया, आर्टिकल में इसकी जगह दी। अब तीसरी बात करते हैं क्लास या बैकग्राउंड पे बेस। क्लास या बैकग्राउंड पे बेस कैसा होता है कि रिच और पुअर पे बेस होता है। तो अब जैसे क्लास या बैकग्राउंड पे बेस इनइक्वालिटी ऐसे है कि ये जैसे एक चीज तो हो गई कि कास्ट और रिलीजन पे आपको इनइक्वालिटी दिखी, ये इक्वालिटी ऐसी है कि दिखती नहीं है बट महसूस होती है। जैसे हमने बात की थी कांता और जैन साहब की, क्या वहां इनइक्वालिटी नहीं थी? क्या कांता का बेटा जब बीमार हुआ या बेटी जब बीमार हुई, तो क्या कांता को भी ये लेवरेज नहीं होना चाहिए था कि वह जैन साहब के यहाँ काम करने की बजाय पहले जाए और अपनी बेटी को दिखा ले या अपने बेटे को दिखा ले? तो ये एक प्रकार की इनइक्वालिटी नहीं है, लेकिन ये प्रत्यक्ष मतलब फेशियल नहीं दिख रही है, प्रत्यक्ष नहीं है ये। ऐसा नहीं है कि आपको दिख रहा है कि हमारे साथ इनइक्वालिटी हो रही है, बट दिस इज अ टाइप ऑफ इनइक्वालिटी। तो क्लास ऑफ बैकग्राउंड पे बेस यही इनइक्वालिटी हो गई। दूसरी चीज होती है जेंडर पे बेस, कि भाई हम मेल हैं और फीमेल हैं, इस पे बेस भी कई इक्वालिटी होती है। पहले के समय में होता था, इस पे भी कई सारे आंदोलन हुए। तो पहले के समय में क्या होता था कि अगर कोई मेल और फीमेल है, एक ही काम को कर रहा है, तो मेल को उसी काम करने के लिए ज्यादा पैसा मिलता था और फीमेल को कम मिलता था। इसको भी खत्म किया गया। तो इक्वलिटी कई सारे बेसिस पे मिलनी चाहिए या होनी चाहिए, और उस इक्वलिटी से रिलेटेड क्या इनइक्वालिटीज के जो है हमारे पास ऐसे जो है रहे हैं कि इनइक्वालिटी हो रही है, उसको देखते हुए ही उस इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए इक्वलिटी पे काम होता है। तो ये चार सिनारियो, चार जो है आपको मैंने बताया कि कास्ट सिस्टम, रिलीजन, क्लास या बैकग्राउंड और जेंडर पे बेस्ड इक्वलिटी और इनइक्वालिटी की बात होती है। अब हम आगे चलते हैं तो बोलता है कि इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। अब इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी मतलब इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वलिटी की क्या बात होती है? तो देखिए यहाँ लिखा है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस एवरी पर्सन एज इक्वल। हमने बात की अभी कि इक्वलिटी के बारे में जो है आर्टिकल 14 बात करता है। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल persons from every caste, religion, tribe, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल बैकग्राउंड आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल। बात वही है कि सभी लोग किसी भी जगह से हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, रिलीजन से हो, ट्राइब से हो, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, सभी समान है। दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या प्रोविजंस है? पहला कहता है कि फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। What this means is that every person from the president of the country to Kanta, a domestic worker, has to obey the same laws. हमने बात की थी आर्टिकल 14 की, वो यही बात कर रहा है कि कोई भी हो, किसी भी पद पर हो, कहीं भी हो, वो अमीर हो गरीब हो, उसे जो है कंट्री के लॉ को फॉलो करना है। दूसरा कहता है कि सेकंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल। इसकी भी बात हमने कर ली है। तीसरी चीज कहता है थर्ड, एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट्स। ऑल पर्सन्स कैन यूज पब्लिक अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड वॉशिंग गार्ड्स। और फोर्थ करता है कि अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड। तो ये वही चीजें हैं जो हमने आर्टिकल 14 to 18 के बारे में पढ़ी है, बस थोड़ा सा इसे जो है आपकी बुक की लैंग्वेज में आपको समझाया गया है। मैंने आर्टिकल इस वजह से लिखा है क्योंकि आप इक्वलिटी पढ़ रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहां पे इक्वलिटी की बात होती है। अब आगे हम चलते हैं कि द टू वेज इन विच गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इंप्लीमेंट द इक्वलिटी दैट इज गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज। अब दो चीजें जिसके माध्यम से जो गवर्नमेंट है वो जो इक्वलिटी की बात की जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको गारंटी मतलब उसको स्थापित करने की कोशिश कर रही है। तो पहला तो है कि लॉ के द्वारा। अब लॉ क्या हो गया? आर्टिकल 14 से 18 तक इक्वलिटी की बात की गई है, तो यहां तो गारंटी मिल गई। दूसरी चीज क्या है कि अभी हमने बात की जैसे कांता और जैन साहब की, तो इक्वलिटी ऐसी भी है कि जहां लॉ इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उसकी बात क्या होती है? तो वहां पे गवर्नमेंट जो है सेवरल स्कूल प्रोग्राम चलाती है
और डिसएडवांटेज कम्युनिटी को हेल्प करती है। और इसमें सबसे बड़ा स्टेप जो देखा जाता है गवर्नमेंट का, वो कहता है मिड डे मील स्कीम। अब ये मिड डे मील स्कीम क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब देखिए, पहली चीज तो इसके बारे में करंट न्यूज ये है कि अब इसका नाम हो गया पोषण स्कीम। तो अब आपसे कोई कोई मिड डे मील स्कीम, तो आप कहिएगा कि सर मिड डे मील स्कीम नहीं, नाउ इट इज कॉल्ड पोषण स्कीम। तो मिड डे मील अब जो है टेक्निकली कोई टर्म नहीं रह गया है, अब उसको रीनेम कर दिया गया पोषण स्कीम के तहत। तो पहली चीज आप ये जानिएगा कि मिड डे मील इज नॉट टर्म्ड एज रीनेम्ड एज पोषण स्कीम। अब लॉन्च कब हुआ था? लॉन्च हुआ था 1995 में, लेकिन पहला जो स्टेट था जिसने इसे लॉन्च किया था वो तमिलनाडु था, जिसने 1960s में ही मिड डे मील को लॉन्च कर दिया था। और 2002 में जो है, 2001 में एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, जिसके तहत 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी स्टेट पूरे एंटायर कंट्री में इस स्कीम को लॉन्च कर दिया जाए। अब मिड डे मील स्कीम में होता क्या है, तो देखिए मिड डे मील स्कीम में बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट जो ये करती है कि जो भी बच्चे हैं उनके लिए पहली चीज़ तो है कि स्कूल में खाना बनेगा। तो इससे दो चीज़ होगी कि जो बच्चे दोपहर बाद, गांव के बच्चे जो दोपहर बाद स्कूल छोड़ के चले जाते थे, अब वो जाएंगे नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो पोषण के मतलब अपने खाने की अनुपस्थिति की वजह से, जैसे उन्हें खाना नहीं मिल पाता था, इस वजह से पढ़ने भी नहीं आते थे, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता था, वो भी बच्चे स्कूल आएंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि जब बच्चे सब एक साथ मिलकर खाएंगे, चाहे वो मतलब एवरी कास्ट जो होती है, हर कास्ट हर रिलीजन के बच्चे साथ बैठ करके जो है एक साथ लाइन में बैठ के खा रहे हैं, तो उनसे इक्वलिटी भी बढ़ेगी। तीसरी चीज़ यह है कि मेनली फोकस किया गया था कि जो भंडारी हों, मतलब जो खाना बना रही हैं महिलाएं इस स्कीम के तहत, वो हमेशा दलित हों। रीजन क्या है कि जब दलित खाना बनाएंगी तो एक और नेक्स्ट लेवल पे इक्वलिटी की बात हो रही है, क्योंकि जहां हम डिस्क्रिमिनेशन बात कर रहे थे कास्ट के पे, वहां एक दलित वुमेन का बनाया हुआ खाना सभी लोग खा रहे हैं। तो एक ये ट्रेमेंडस वर्क था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इक्वलिटी को मतलब जो है इंप्लीमेंट करने के लिए। तो मिड डे मील स्कीम केवल ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट लॉन्च की थी खाना देने के लिए या बच्चों को स्कूल में लाने के लिए। दिस वॉज अ मेजर चैलेंज फॉर गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट इट, एंड दिस बिकेम वेरी सक्सेसफुल फॉर इंप्लीमेंटिंग इक्वलिटी अगेंस्ट कास्ट। तो कास्ट से रिलेटेड जो इनइक्वलिटी के इशू थे उसको हटाने के लिए जो गवर्नमेंट ने एक बड़ी मतलब बहुत ही अच्छी ये जो है काम किया था। अब हमने यहाँ पे समझ लिया कि गवर्नमेंट के क्या प्रोग्राम थे और गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। अब एक टॉपिक और आता है कि इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। अब बात यहाँ पे होती है कि क्या सर इक्वलिटी और इनइक्वलिटी की बात केवल इंडिया में होती है? तो भाई अगर इंडिया केवल एक डेमोक्रेसी नहीं है इंडिया वर्ल्ड में, तो कैसे हम ये कह सकते हैं कि केवल इंडिया में होती है? अगर भाई किसी भी कंट्री, किसी भी जगह पे अगर डेमोक्रेसी है तो वहां पे इक्वलिटी और अनइक्वलिटी की बात तो हो रही है। दिस इज अ डिबेटेबल टॉपिक। तो अब बात करते हैं कि सर और कहाँ पे है, तो फेमस अगर हम बात करें जो आपके बुक में भी दी हुई है और हमें पढ़नी भी है, बाकी है तो कई जगहों पे, बस जो फेमस चीजें नहीं है इक्वलिटी और इनइक्वलिटी के बारे में, वो बड़ा ही सीरियस इशू था अमेरिका में। अमेरिका में क्या होता है कि अफ्रीकन अमेरिकन और व्हाइट अमेरिकन के बीच में इक्वलिटी के बड़ा ही इशू रहता है। शुरुआत में 1960s में क्या होता है कि जो अफ्रीकन अमेरिकन रहते हैं उनको बड़े ही हे दृष्टि से देखा जाता है, और कहा तो ये जाता है कि अगर बस में कोई अफ्रीकन अमेरिकन जा रहा है और वो अपनी सीट पे बैठा है और एक व्हाइट अमेरिकन आ जाता है तो उसे अपनी सीट छोड़नी होगी। आप बात समझिए कि कितने सीरियस इशू थे वहां के। और इसी कारण जो है अमेरिका में सिविल राइट मूवमेंट होता है इसी अनइक्वलिटी को लेकर के। तो अब एक लास्ट टॉपिक हमें ये समझना है कि अगर हमने ये समझ लिया, हमारी बुक में लिखा हुआ है सिविल राइट्स मूवमेंट, तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज सिविल राइट्स मूवमेंट। तो 2 मिनट और इस वीडियो को देख लेते हैं कि लास्ट का सिविल राइट्स मूवमेंट है क्या। तो सिविल राइट मूवमेंट्स क्या था कि द सिविल राइट्स मूवमेंट वाज अ नॉन वायलेंट सोशल मूवमेंट एंड कैंपेन फ्रॉम 1954 to 1968 in the United States to abolish legalized racial segregation, discrimination throughout the United States. The movement had its origin in the Reconstruction era during the late 19th century, although it made its largest legislative gains in the 1960s. After years of direct action and grassroots protest, the social movement's major non-violent resistance and civil disobedience campaigns eventually secured new protections in federal law for the civil rights of all Americans. अब ये मोटी मोटा समझिए सिविल राइट्स मूवमेंट क्या था। जो ये व्हाइट और अफ्रीकन यूनियन से रिलेटेड मुद्दा चल रहा था, उसमें क्या था कि व्हाइट अफ्रीकन अमेरिकन को वोट के लिए जो है अधिकार नहीं था। कोई भी नौकरी आती थी तो पहला अधिकार वहां पे व्हाइट अमेरिकन का होता था। अफ्रीकन अमेरिकन को बहुत ही सेग्रीगेटेड फील हो रहा था। तो उन्होंने एक
काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी कि भाई हमें भी वोट देने का अधिकार हो और हमें भी जॉब पे अधिकार हो। इसमें जो है सिविल राइट्स मूवमेंट चला, एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था, इसमें कोई जो है वायलेंस नहीं हुआ, बड़े ही शांतिपूर्वक जो है अफ्रीकन अमेरिकन ने अपनी बात रखी। और 1960s में जाते जाते जो है उनका ये जो है मूवमेंट सक्सेसफुल भी होता है और उन्हें कई सारे जो है लीगल राइट्स मिलते हैं। और आज के डेट में वाइट अमेरिकन और अफ्रीकन अमेरिकन ऑन पेपर इक्वल है। बट एज वी ऑल नो कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खत्म होती है, वो तुरंत नहीं खत्म हो सकती, क्योंकि मानसिकता तुरंत नहीं खत्म होती है इंसान की। आप एक पेपर बना करके उस पर कुछ लिख करके एक लॉ बना सकते हैं, लेकिन किसी की मानसिकता धीरे 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 ही खत्म होती है, वो तुरंत नहीं खत्म होती। तो है चीजें अभी भी, लेकिन कम है। तो इस वीडियो में हमने ये समझा। अब देखिए ये एक फोटो है उसी सिविल राइट्स मूवमेंट के थ्रू, जिसमें लिखा हुआ है एंड सेग्रीगेटेड रूल्स इन पब्लिक स्कूल्स, वी डिमांड वोटिंग राइट्स नाउ, जॉब्स फॉर ऑल नाउ। अब देखिए यहाँ पे सारे ब्लैक अमेरिकन हैं जो ये पीसफुल जो है मूवमेंट कर रहे थे। तो इस वीडियो में हमने यही समझा कि व्हाट इज इक्वलिटी, इक्वलिटी का उदय कैसे होता है, इक्वलिटी की बात कहाँ होती है, इक्वलिटी किस किस स्टेटस पे बात कर रहे हैं हम, कि इक्वलिटी किस किस फॉर्म में हमें मिलनी चाहिए, कास्ट के बेस पे, सोसाइटी में कैसे, इकोनॉमिक बेस पे मिलनी चाहिए कैसे, और डिफरेंट स्टेजेस पे सोसाइटी की इक्वलिटी की हम बात करते हैं। कहाँ कहाँ इनइक्वलिटी होती है, किस किस बेसिस पर इक्वलिटी होती है, उसके बारे में हमने बात की। हमने ये भी बात की कि कैसे कांता और जैन साहब इक्वल थे और कैसे कांता और जैन साहब को इनइक्वलिटी भी महसूस होती थी, मतलब कांता को बेसिकली। हमने अंसारीज के बारे में बात की कि कैसे रिलीजन पे बेस्ड पे उनके साथ भी इनइक्वलिटी का भाव उनके मन में आया। और कैसे हमने बात की कि अमेरिका में एक सिविल राइट्स मूवमेंट चला अफ्रीकन अमेरिकन और व्हाइट अमेरिकन के बारे में। तो इस पूरे चैप्टर में हमने इक्वलिटी की बात की। हमने ये भी देखा कि कौन से आर्टिकल हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इक्वलिटी के बारे में प्रमोट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इस वीडियो के क्वेश्चन एंड आंसर्स की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे लिंक पे अपलोड कर दी जाएगी, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और क्वेश्चन एंड आंसर्स की पीडीएफ के साथ साथ क्वेश्चन एंड आंसर्स की वीडियो भी कल चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। तो होप करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और यूजफुल लगी होगी। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप टेलीग्राम चैनल पे या हमारे जो है इंस्टाग्राम हैंडल पे विस्कस अकेडमी के आप मैसेज कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को इमीडिएट बेसिस पे रिजॉल्व किया जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी मजेदार सी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।